हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री जो है क्लास 11th का, जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। तो गाइज इसमें हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ये लेक्चर मैंने ऐसा बनाया है कि जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए और जेई की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए और इसके बाद बोर्ड में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए, सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए एक समान रूप से काम देगा। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो अगले पार्ट का, अगले लेक्चर का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज सभी लोग कहते हैं केमिस्ट्री से डरते हैं कि सर जो है बोलते हैं डर लगता है, समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल इसको आसान तरीके से सरल भाषा में आज समझेंगे। सब लोग कहते हैं एक कहावत कि केमिस्ट्री अगर शाम को पढ़ो, सब कहते हैं कि केमिस्ट्री है क्या बेवफा, अगर शाम को पढ़ो तो सुबह हो जाती है सफ़ा। लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे, उसको जो है गलत प्रूफ करके और अच्छे तरीके से जो है सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। इसमें कितने प्रकार के नियम होते हैं वो देखेंगे और एक एक उदाहरण लेकर हम लोग समझेंगे, ताकि जो भी टॉपिक हो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है। तो रासायनिक संयोग का नियम वो नियम होता है जिसमें जो अभिक्रियाएं की जाती हैं, मतलब सभी नियमों का पालन करती हैं, जिनसे नियमों का रासायनिक संयोग हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है कि रासायनिक अपक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं अपक्रियाएं, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी नियम अप्लाई किया जाएगा रासायनिक अपक्रियाओं को करने के लिए, वो रासायनिक संयोग का क्या हो जाएगा, नियम। मतलब और बहुत सारे नियम हैं, तो आगे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे गाइज एक रासायनिक अपक्रिया है H2+O2, जो कि अभिकारक हैं। इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ये क्या बन जा रहा है, जल H2O, और इसमें से जो है उष्मा निकल रही है। तो इसमें अब कौन सा नियम अप्लाई होगा आगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कितने नियम होते हैं, 5। तो हम लोग पहला नियम स्टार्ट करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मतलब इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे गाइस, द्रव्यमान की बात करेंगे, मास की बात करेंगे। जो भी एलिमेंट का मास होगा तो कुल मिला के उसी से रिलेटेड हमारा ये रूल्स होने वाला है। जो भी लॉ होगा हमारा वो देखेंगे। तो गाइज इस लॉ को सन 1774 1774 में लेवाइजियर ने जो है साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान को न तो द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सॉरी गाइज, यहाँ पे द्रव्यमान है, मैंने गलत जो है लिखा था। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जाता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जैसे इसमें बोलना ये चाहता है इस नियम में कि जैसे किसी भी एलिमेंट का तत्व है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या है, उत्पन्न कर सकते हैं उसको, लेकिन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का द्रव्यमान जो भी है, सोडियम का है मान लीजिए 23, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, जब हम रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 जो है अभिकारक लिया हुआ है। जैसा कि हम रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो ये क्या होगा, जो है परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा गाइस जो सेम होगा, जो मैं आपको उदाहरण में दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि NaCl प्लस AgNO3 है, सोडियम क्लोराइड है, और इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक गाइस, इससे जो है प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा NaNO3 प्लस AgCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम जो है नाइट्रेट बनेगा NaNO3।
तो ए बन गया। अब इसका द्रव्यमान की हम बात करते हैं, क्योंकि इस नियम में हमें द्रव्यमान की बात करना है गाइज। तो सोडियम का द्रव्यमान 23 होगा, क्लोरीन का 35.5 होता है, और सिल्वर का 108 होता है जो है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 3, तो इसको ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम, इसको ऐड करेंगे तो 170 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार गाइज सोडियम का जो है 23 ग्राम, और नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, और 16 × 3 है। इसके बाद AgCl का 108, Ag का 108, Cl का 35.5 है, इसको ऐड करने पर 85 ग्राम आया, यहाँ पे 143.5 ग्राम आया। अब गाइज इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पे अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या है। तो दोनों को ऐड करेंगे, 58.5 प्लस 170 को ऐड करेंगे तो 228.5 ग्राम आएगा। और जबकि जो प्रोडक्ट का ग्राम हो रहा है मास 85 ग्राम प्लस 143.5 ग्राम, दोनों को ऐड करने पे 228.5 ग्राम। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हो कि अभिकारक और उत्पाद का दोनों का द्रव्यमान क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। तो हमारा जो है डेफिनेशन में क्या बोला था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अभिकारक से इसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे अभिकारक लिए थे और जो हमारा प्रोडक्ट बना था Na3 प्लस AgCl बना था, तो इसका मतलब हुआ द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हुआ और ना तो नष्ट हुआ। चलिए गाइज आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो है एक चीज़ पुष्टि करते हैं कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं। तो ये आंकड़े कैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करते हैं उसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 कंटेनर लिया है, एक कंटेनर में जो है हमने NaCl का विलयन लिया है, दूसरे में हमने लिया है AgNO3 का विलयन। जैसा कि दोनों क्या हमें दिख रहा है, समान दिख रहा है इसमें द्रव्यमान। ठीक गाइज, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जो है पुष्टि करता है। तो गाइज अब दूसरा नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेकेंड नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि इसका रासायनिक संयोग का जो दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम है। लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब स्थिर है, और निश्चित डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो स्टैश और रिचर्ड्स 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस नियम को दिया था। तो इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि द्वारा निर्मित किया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। तो जैसे गाइस इसमें क्या होगा कि ये नियम में बोलना चाहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो, कोई भी रासायनिक कंपाउंड हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, लेकिन इसमें इस विधि को निर्माण किया जाएगा या बनाया जाएगा जिसमें इसका जो अनुपात आएगा सदैव क्या होगा, निश्चित होगा। अब देखिए जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस जैसे एग्जांपल आप देखिए, 1.179 ग्राम कॉपर को HNO3 अम्ल में घोलकर तथा प्राप्त कॉपर डाइनाइट्राइट NO3 का ट्वाइस को गर्म करके 1.476 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त किया। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो इन आंकड़ों से हमें स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करना है, तो हमें इसका जो है अनुपात दिखाना है। तो गाइस जैसा कि हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिख रखा है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है लाइव में मैं लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 प्रयोग ले रखा है गाइज। पहला प्रयोग में देखते हैं कि हमने क्या ले रखा है और दूसरा प्रयोग में देखते हैं क्या ले रखा है। जैसे कि पहले प्रयोग में कॉपर का द्रव्यमान जो है यहाँ पे दिया है 1.179 ग्राम, जैसा कि हमने लिख लिया। क्यूप्रस ऑक्साइड का द्रव्यमान 1.476 ग्राम दिया है, तो इसको लिख लिया। अब इसमें क्या करना है कि इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो है हमें द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमेशा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसमें से जो प्रोडक्ट का द्रव्यमान कम होता है उसको हम हमेशा घटाते हैं। इसका मतलब जो 2 कंपाउंड से मिलकर बना है CuO, तो जनरली उसका द्रव्यमान जो है ज़्यादा ही होगा। तो उसमें से हम माइनस करेंगे 1.476 माइनस 1.179, तो इसको माइनस करने पे 0.297 ग्राम आ जाएगा। तो इस ऑक्साइड में कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा गाइज, जैसा कि कॉपर का द्रव्यमान दिया था 1.179 और इसका दिया है 0.297, तो इसको डिवाइड करेंगे 3.96:1 आएगा, 3.96 अनुपाते 1 आएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरे अनुपात में कि हमारा क्या होता है। दूसरे अनुपात में देखते हैं
तो दूसरा प्रयोग में 1.375 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड के हाइड्रोजन से अपचयन करने पर 1.098 ग्राम कापर प्राप्त हुआ। तो जैसा कि गाइज कापर का मास कितना दिया है 1.098 ग्राम दिया है और क्यूप्रस ऑक्साइड का मास 1.375 ग्राम दिया है। इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी द्रव्यमान होगा प्रोडक्ट का उसमें से क्या हम करेंगे, कम वाले का माइनस करेंगे। तो माइनस कर दिए 0.277 ग्राम आया। अब इस ऑक्साइड में कापर तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा गाइज, सेम वैसे करेंगे तो 1.098 अपॉन 0.277 डिवाइड करेंगे तो 3.96:1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि क्यूप्रस ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, निश्चित है। दोनों में क्या आ रहा है हमारा 3.96:1। तो इस नियम में हमें क्या बोला था कि इस नियम के अनुसार जो भी रासायनिक यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो उसे नए विधि से निर्मित कर सकते हैं, मतलब एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जो उसका अनुपात होगा वो क्या हो रहा है हमारा, सेम हो रहा है 3.96:1। तो गाइज आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गाइज अब तीसरा हम लोग अनुपात का नियम देखेंगे, तीसरा रासायनिक संयोग के अनुपात का नियम देखेंगे। तो तीसरा हमारा जो नियम है गुणित अनुपात का नियम है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में। कभी कभी गाइज एक नंबर में नीट में या तो बोर्ड में आ जाता है कि गुणित अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए जॉन डाल्टन, ताकि आप ऑप्शन को जो है सही से टिक कर सको। तो गाइज इस नियम के अनुसार क्या होगा, जब दो तत्व रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के दूसरे तत्व के द्रव्यमान से संयोग करके सरल गुणित अनुपात होता है। तो इसका मतलब है जब भी रासायनिक संयोग होगा, मतलब दो कंपाउंड जब भी रासायनिक संयोग करेंगे वो मिलके अधिक जो है एक से अधिक यौगिक हमेशा बनाते हैं, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा से संयोग करके सरल गुणित एक अनुपात में होगा। तो अभी हम आगे उदाहरण के थ्रू देखेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब गाइज कभी कभी क्या होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सोचते हैं सर कि इंग्लिश में भी हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल आसान होता है, सेम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses ऑफ वन एलिमेंट दैट combined with a fixed mass of the other element or in the ratio of small whole numbers। तो सेम उसी को हमने जो है यहाँ पे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि इस लॉ के अनुसार दो या दो से अधिक जब यौगिक जो है रासायनिक अपक्रिया करके बनाते हैं, दो या दो से अधिक, तो उसका द्रव्यमान वन एलिमेंट मतलब एक दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ क्या होता है, संयोग करके फिक्स हो जाता है। तो जैसे कि अब गाइस हम उदाहरण लेके देखते हैं तब जाके हमारा डाउट क्लियर होगा। एग्जाम्पल हमने लिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन द्रव्यमानों का रेशियो 16:32:1:2 है। कैसे है गाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने किसका लिया, एक तत्व का, ऑक्सीजन का लिया, कितना है यहाँ पे 16, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, 16 एक कम 16 दूना 32, 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा तत्व पहला वाला कार्बन था उसे छोड़ के जो डिफरेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, गुणित अनुपात का नियम जो है अप्लाई कर रहे हैं। किसका, हम किसकी बात कर रहे हैं गाइज, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसकी, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो चलिए गाइज अब आगे देखते हैं फोर्थ जो लॉ है रासायनिक संयोग के नियम का, वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। एक रीचर जो है साइंटिस्ट हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, रीचर ने दिया था। किसने दिया था, रीचर ने दिया था। अब इसका डेफिनेशन हम लोग गाइज देखते हैं कि क्या होता है, जब दो भिन्न तत्व अलग अलग तीसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो वे आपस में भी उसी अनुपात में संयोग करते हैं जिस अनुपात में वे तीसरे तत्व से जुड़े हैं। तो सीधी सी बात है गाइज, जब भी कोई दो तत्व है वो क्या करते हैं, अलग अलग होकर किसी तीसरे तत्व के साथ, मतलब जो नया तत्व है उसके साथ जो है अपक्रिया करते हैं और उसी अनुपात में जो है संयोग करते हैं जिस अनुपात में तीसरे तत्व से जुड़े होते हैं। मतलब सभी का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे मेथेन है, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है क्या होगा, कार्बन का 6 दूना 12 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होगा गाइज 16 दूना 32, 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु भार, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32। इसका मतलब गाइज अगर हम हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, 2 का रेशियो देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्योंकि हम तीसरा तत्व का वो कंपाउंड बनाएंगे। तो 4:32 है, तो डिवाइड करेंगे 1 कितना आएगा 8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करने पर क्या बनता है हमारा H2O बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मेथेन है, CO2 है, और हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है H2O बन रहा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया गाइज। अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं गाइज। 5वां वाला जो रासायनिक संयोग का नियम है, गैलुसक का गैसिक आयतन नियम है। सीधा जो गैलुसक साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही गैसी आयतन का नियम दिया है। मतलब जो गैस का आयतन हमारा डिपेंड करता है, जैसे हम किसी बर्तन में रखते हैं तो उसका आयतन पर डिपेंड करता है, ठीक गाइज। और इसको जो है गैलुसक ने 1808 ईस्वी में जो है दिया था। अब इस नियम के अनुसार क्या होगा गाइज, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं तो उसके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया से प्राप्त गैसीय पदार्थ के आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो मतलब गाइज जैसे कि आप क्या करो कि कोई एक्सपेरिमेंट हमें करना है, तो कोई भी जो हमारा एलिमेंट होगा या केमिकल होगा उसे हम क्या करेंगे, किसी बर्तन के आयतन में पहले से गैसीय पदार्थ जो होगा उसे रखेंगे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, उसका अनुपात एक सरल अनुपात होगा। कैसे होगा, इसको हम उदाहरण से समझते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले रखा है, H2 है और Cl है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है 2HCl। तो इसका गाइज वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है, H के सामने 1 दिख रहा है, क्लोरीन का 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ HCl के सामने 2 है, तो 2 वॉल्यूम हो गया, 2 वॉल्यूम हो गया। और क्लोरीन के सामने कोफिशिएंट मतलब गुणांक 1 है, तो 1 वॉल्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम हो गया। अब अपक्रिया करने पर जो हमारा अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, एक सरल अनुपात बनेगा, HCl। तो इसका अनुपात बना 1:1:2। तो हमारा यही गैलुसाक का नियम होता है कि जो हम रासायनिक 2 तत्वों को लेके उसके आयतन का जो है अभिकारकों का क्रिया करके जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है उत्पाद, उसमें जो आयतन होते हैं एक सरल अनुपात होते हैं। तो बिल्कुल 1:1:2 एक क्या है, सरल अनुपात। जैसे कि दूसरा उदाहरण गाइज आप देख सकते हो, इसमें हम जो है लिक्विड की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर वाटर ही बनता है, H+O2 मिलकर H2O बनता है। तो हाइड्रोजन 100 ml है, ऑक्सीजन 50 ml है, और वाटर कितना है, 100 ml है। तो दस द वॉल्यूम ऑफ H एंड 100 ml एंड 50 ml बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। तो इसका मतलब गाइस 100 रेशियो का 50 करेंगे तो 50 दूना 100, तो कितना आएगा, 2:1 आएगा। इसमें हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वाटर। तो उस डेफिनेशन में क्या होता है कि जब 2 तत्व होते हैं तो उनकी क्रिया करके तीसरा तत्व जो बनता है वो क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। तो गाइस चलिए आगे हम एक अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इसी चैप्टर का पार्ट है परमाणु तथा अणु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु क्या होता है, जैसा कि आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे परमाणु होते हैं। जो अणु होते हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अणु होते हैं। तो जैसा कि परमाणु का डेफिनेशन गाइज हमने यहाँ पे लिख रखा है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। मतलब स्वतंत्र सूक्ष्मतम, छोटा से छोटा कण हो और स्वतंत्र अवस्था में ना रहे, मतलब हमेशा घूमता रहे, लेकिन रासायनिक अपक्रिया जब भी होती है वो भाग लेता है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एटम, सबसे छोटा परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो रेडियस त्रिज्या होती है 0.931 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो गाइज कभी कभी नीट में या और भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एटम तो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, और उसका रेडियस पूछ देता है तो 0.931 एंगस्ट्रॉम आपको याद होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन को सही से टिक कर सको। अगला टॉपिक है गाइज परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या की जो कि तत्व का एक परमाणु भार कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो इसका मतलब जो तत्व का परमाणु भार होगा, कार्बन यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कार्बन को लेके, तो तत्व का परमाणु भार जो होगा क्या होगा, तत्व के एक परमाणु का भार बटे कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार।
जैसा कि गाइज यहाँ पे हम एएमयू के बारे में देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा परमाणु भार के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। तो हम देखते हैं कि एक एएमयू हम जब निकालेंगे तत्व का परमाणु भार निकालेंगे तो 1/12 गुणे मॉस ऑफ कार्बन 6 से 12 एटम, मतलब परमाणु कार्बन का परमाणु का जो एटम है 1.9926 गुणे 10⁻³ डिवाइड करेंगे तो 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। और जबकि इसे अगर 1 में ले आएंगे तो इसको ऐसे 1 से डिवाइड करके नीचे 1/10⁻24 है तो इसको 10⁻23 लिख सकते हैं। या तो 1 एमयू बराबर गाइस डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम, 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। तो 1 एमयू का वैल्यू याद रखेगा गाइस, आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं ये काम देगा। अगला टॉपिक है गाइज ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास गाइज बिल्कुल सिंपल है, जैसे कोई तत्व है जो उसका परमाणु का जो भार होगा वो क्या होगा, हमारा ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा। जैसे हाइड्रोजन का आप सभी लोग जानते हैं कि 1 होता है सर, या तो अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो स्टैंडर्ड 1.008 होता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है। अगला टॉपिक है गाइज औसत परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो औसत के बारे में आप जानते हैं कि जैसे आप जनरली औसत को लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हमारी जो स्पीड है, कभी कभी हम औसत चाल निकालते हैं, औसत समय निकालते हैं, औसत दूरी निकालते हैं। तो उसी प्रकार इसमें हम क्या निकालते हैं, औसत परमाणु किसी तत्व का जो समस्थानिक परमाणु का द्रव्यमान होता है उसका हम जो है औसत जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसका डेफिनेशन गाइस आप देख सकते हैं कि किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का औसत द्रव्यमान होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिए। तो औसत परमाणु का द्रव्यमान इज इक्वल टू A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट। तो आपका जो A1 होगा A2 होगा वो क्या होते हैं, यहाँ पे समस्थानिक होते हैं गाइज, A1 A2 समस्थानिक होते हैं, A1 A2 A3। x1 x2 हमारा रेशियो को बताता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा इसका डेफिनेशन। उदाहरण सबसे कंपलसरी है गाइज, Cl का समस्थानिक 35 तथा 37 हैं। आपको पता है गाइज कि किसी भी तत्व का 2 या समस्थानिक हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे Cl का समस्थानिक 35 तथा 37 है और जबकि प्रकृति में क्रमशः इसका अनुपात क्या होता है, 3:1 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से हम कंसीडर समस्थानिक करेंगे A1 35, A2 37, x1 3 है और x2 क्या है हमारा 1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो A1 x1 होता है तो 35 गुणे 3 प्लस A2 37 गुणे 1। तो गाइज यहाँ पे 3 + 1 x1 प्लस x2, तो 35 यहाँ कितना हो जाएगा गाइज 105 प्लस जो है 37 बटे क्या हो जाएगा 4, 135 और 105 और 37 142 बटे 4 डिवाइड करेंगे गाइज तो आएगा 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 बटे 2। 71 को डिवाइड करेंगे तो 35.5। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जो है औसत परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया 35.5। अब ये गाइस लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार आप इसको देखें, आराम से देखें, 2 बार में करके वीडियो को देखें गाइज। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को फॉरवर्ड करें जिससे कि और भी बच्चे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो गाइज इस चैप्टर का 2-3 कॉन्सेप्ट और बचा है जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा जो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो कहीं भी कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे, ये मैं गारंटी लिख के आपको दे रहा हूँ। तो गाइज अभी मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें बाद में कुछ टाइम बाद इंग्लिश में भी ये चैप्टर आएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें, हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे तो बिल्कुल टाइगर जैसे होते हैं, चीता के समान होते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग भी आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हमारे चैनल पर सीख सकते हैं जो है क्लास 10th 11th 12th और जेई और नीट के लिए। बाकी बाद में हम वीडियो लेकर आएंगे टीएसटी पीएसटी के लिए केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसको हम लेकर आएंगे धीरे धीरे आगे। और बीएससी का भी मैथमेटिक्स गाइज हम लेकर आएंगे, इंजीनियरिंग का भी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर आएंगे, बट उसके लिए टाइम लगेगा गाइज, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।
थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ प्रचार करें इस चैनल का।